बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब वाहिद अफसार साहब से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं। माशाअल्लाह। उनके चाइल्डी कनेक्शन की डिटेल्स हम आगे प्रोग्राम में उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। वाहिद साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश शुक्रिया आमदीद। शुक्रिया जनाब। बातचीत के सिलसिले का आगाज करने के लिए मैं आप सबको लिए चलता हूं पीसीजी सीनियर एडमिन जनाब सलीम अजहर साहब के पास, जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम भाई। जज़ाकल्लाह अब्दुल काशिफ। वाहिद अफसार साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है पीसीजी शुक्रिया के इस जनाब। प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी है कि आप आए हैं। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी और आगाज में हम हस्ब साबिक़ जैसे सबसे पूछते हैं, आपसे ही पूछेंगे जी कि अपना चाइल्डी कनेक्शन बताइए हमें, खास तौर पर ददियाल, ननिहाल और ससुराल के बारे में कि आपके चाइल्ड से कैसे कनेक्शन है। जी मैं हुसैनपुर गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा ददियाल हुसैनपुर है और ननिहाल हमारा चायल खास है। तो वालिद साहब से तो तारुफ देने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। हमारे वालिद जनाब मरहूम जनाब अफसार अहमद साहब थे, जो प्रिंसिपल थे मैं गाँव में, काफ़ी अरसे रहे हैं वहाँ पे। और वालदा हमारी ननी चायल से ताल्लुक़ रखती थी। जनाब मरहूम जनाब मोहम्मद फसी साहब हमारे नाना थे। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब जो करेली में रहते हैं वो मेरे मामू हैं। एक मामू मेरे पाकिस्तान में है, मोहम्मद फाजिल साहब। और ससुराल के बारे में बताइएगा। ससुराल भी हुसैनपुर में ही है। जनाब मोहम्मद हफ साहब ससुर हैं, हमारे ससुर साहब हैं। और मेरी सास का भी मायका हुसैनपुर ही रहा है। माशाल्लाह, हुसैनपुरी आप सब हैं पूरे। जी जी पूरी तरह से आप हैं माशाल्लाह। जी जी अच्छा वाहिदा, ये बताइए कि वैसे आपने का एजुकेशनल सफर एक रहा, जी उसके बाद सफर है तालीमी और प्रोफेशन, तो अब हम चाहेंगे कि आप अपने जी तालीमी सफर और प्रोफेशनल सफर के बारे में हमें तफसील से बताइए कि तालीम जी कहाँ से की, प्रोफेशन में अब कहाँ तक आज माशाल्लाह ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट जी जी रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट के, जी जी तो यहाँ तक जी कैसे जी पहुंचे? अप टू 5th क्लास में होम एजुकेशन रहा मेरा, क्योंकि वालिद हमारे प्रिंसिपल थे। और घर ही पे तैयारी हुई 5th तक। 6th क्लास में मैं एम आर शेरवानी इंटर कॉलेज सलाहपुर मैंने ज्वाइन किया था। इंटर तक वहीं पे पढ़ाई हुई हमारी। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 87 में पोस्ट ग्रेजुएशन से फारिग हुआ तो 88 में सिलेक्शन हो गया था मेरा हाई कोर्ट में। और सर्विस पीरियड में रहते हुए मैंने एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। और यही एजुकेशनल तो यहीं पे सब जो भी रहा इलाहाबाद से ताल्लुक रहा हमारा पढ़ाई के दौर में। तो 88 में अपॉइंटमेंट हुआ हाई कोर्ट में। 91 में ज्वाइनिंग हुई थी हम लोगों की। और उसके बाद वो सफ़र चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचा है कि अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जरा हम चाहेंगे कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आप कि आपके बच्चे कैसे जी हैं, कितने हैं, क्या है, आपके हम लोग भाई बहन के बारे में बताइए हमें। हम लोग 5 भाई और 3 बहन थे। एक भाई तो अनमैरिड थे, यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, हामिद अफसार साहब की। सबसे बड़े भाई साजिद अफसार थे। उसके बाद माजिद अफसार, फिर वाजिद अफसार, फिर मैं सबसे छोटा। तो जनाब साजिद अफसार साहब का भी इंतकाल हो चुका है। पहले वो जीप फ्लैश लाइट में सर्विस करते थे। उसके बाद सर्विस में दिल नहीं लगा उनका, तो कॉन्ट्रैक्टर एज कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने रायबरेली में, लखनऊ में कई जगह पे काम किया। हम उनके बाद जो भाई माजिद अफसार साहब थे वो डिप्टी एसपी पुलिस में थे, यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी थे। अभी रिटायरमेंट हुआ उनका। और उनके बाद जो वाजिद अफसार साहब थे वो इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, बढ़िया पोस्टिंग थी उनकी। अभी अभी रिटायरमेंट उनका 31 जुलाई को हुआ है। और सबसे छोटा मैं हूँ। 3 बहनें थी। एक बहन हमारी औधन में ब्याही थी, जनाब शमसुल इस्लाम फरीदी साहब को। दूसरी बहन जो है वो प्रीतम नगर में है, वो लोग कड़े से हैं।
और तीसरी बहन जो है हमारे चचेरी फूफी के साहबजादे हैं, नजरगंज से ताल्लुक रखते हैं लोग। जनाब इदरीस अहमद साहब जो सब इंस्पेक्टर थे, उनके लड़के हैं मोहम्मद खालिद इदरीस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। ये रिश्ते हमारे भाई बहन के ताल्लुक से। बच्चों के बारे में जरा बताइएगा। जी, बच्चों के बारे में बताइएगा। बच्चे 3 हैं। बड़ा बेटा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था इस साल, एग्जाम दिया अभी उसने, फाइनल ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया। बेटी इंटरमीडिएट पास हुई है, और छोटा बेटा एयरफोर्स स्कूल से अभी 10th क्लास पास किया है। 11th के लिए एमयू में भी टेस्ट दे के आया है, और यहाँ ये सेंट्रल स्कूल में क्राइस्ट ज्योति में दिया है अभी। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आए नहीं है, तो क्लासेस रिजल्ट आने के बाद जो भी है शुरू। अच्छा, भी आपने तारुफ में बताया कि आपके करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हैं। जी जी, हमारे सगे सगे मामू वहाँ पे हैं, मोहम्मद फाजिल साहब, और एक सगी खाला हमारी हैं हसाना मसूद, कराची में सेटल हैं ये लोग जी। और मोहम्मद फाजिल साहब, आना जाना तो कभी नहीं हो पाया पाकिस्तान की वजह से, जो भी समझे। तो स्टूडेंट लाइफ थी, उसके बाद फौरन ही जॉब में आ गए, तो फिर जॉब में आने के बाद कहीं निकलना नहीं हो पाया। राब्ता तो यकीन रहता होगा आपका अपने जी, राब्ता रहता है, फोन से बात होती रहती है जी। उनके मामू के बच्चे हमारे सब अमेरिका में सेटल्ड हैं, और बड़ी बहन के बच्चे भी न्यूयॉर्क में हैं, अमेरिका में। एक बेटी एक बेटा वहां पे हैं। सही सही सही। अच्छा, अपना भाई भाई बताइए, आपका मशागिल क्या रहे आपके? आपकी हॉबीज क्या थी? क्या खेल खेलते थे या क्या? आजकल क्या मशागिल है आपके? आजकल तो जॉब इतनी जिम्मेदारी की हो गई कि अब कोई एक्स्ट्रा कोई वो नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलता हूँ, तो रात के 9 10 11 12 कुछ भी बज जाए, क्योंकि ऐसा वहाँ पे जिम्मेदारियां हैं हमारे पास कि जब तक चीफ जस्टिस, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस नहीं हाई कोर्ट छोड़ देते, तब तक रहना पड़ता है उनके साथ वहाँ पे। और हाई कोर्ट की पूरी सिक्योरिटी, जजेस की सिक्योरिटी, जो भी मूवमेंट हमारे जजेस के होते हैं वीवीआईपी के पूरे यूपी में, इंडिया में, या अदर हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस यूपी के अंदर आते हैं, उनके सारे अरेंजमेंट्स, एकोमोडेशन, सिक्योरिटी, ये सब जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिंग, फूडिंग, जो भी है, सारा इंतजाम हम लोगों को देखना रहता है। तो ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाने की वजह से दूसरे कोई काम नहीं हो पा रहा है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में या अर्ली उसमें जब जॉब में आए तो मैं क्रिकेट हमेशा खेला हूँ, क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं 3 साल तक कैप्टन रहा हूँ, और दूसरे क्लब्स की तरफ से भी मैं काफी इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलता रहा। ये माशाल्लाह, क्रिकेटर, अगर आप यहाँ ना होते तो क्रिकेटर होते इंशाल्लाह। जी जी जी, मेरे साथ के खेले हुए काफी यूपी रणजी ट्रॉफी खेलते रहे हैं। कुछ तो ऐसे हुए जो टच में रहे हमारे, खेले साथ में, तो इंडिया टीम तक भी गए। मोहम्मद कैफ भी यहाँ था, ज्ञानेंद्र पांडे थे, इस तरह से कई प्लेयर ऐसे हुए हैं। तो क्रिकेट का शौक आपको रहा, और क्रिकेट खेली भी आपने, और जी लगता है जी अभी जी तक शौक मौजूद है कम से कम। जी, है तो, लेकिन अब न सेहत वो रह गई कि अब क्रिकेट से ज्यादा और टच बना रह सके, और न टाइम मिल पा रहा है। सही सही है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मालूमात दी। अब मैं अब्दुल काशिफ की तरफ जाऊंगा, मजीद सवाल अब्दुल काशिफ करेंगे आपसे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। वाहिद भाई, आपके वालिद मरहूम अबसार अहमद साहब परगना चाइल के बहुत ही मशहूर शख्स थे, जिनकी सब बेहद इज्जत किया करते थे। हम चाहेंगे कि आप उनकी शख्सियत के बारे में तफसील से बताएं, और उनसे जुड़ी यादें आप हमसे शेयर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। बहुत बहुत लंबी यादें हैं, हो सकता है वक्त कम पड़ जाए हम लोगों को, क्योंकि बचपन से जो उनके वसूल, जो उनका किरदार देखा, हम लोग तो कहीं उनके, समझ लीजिए कि पायताने बैठने लायक भी नहीं है, पैर के नीचे भी। वालिद साहब हमारे निहायत ही ईमानदार और अपने वसूल के बहुत ही पाबंद आदमी थे। जब महगांव इंटर कॉलेज में, हमारे समझ से जब अर्ली टाइम महगांव इंटर कॉलेज की बुनियाद पड़ी होगी, तब से तकरीबन 32-35 साल तक वहाँ पे रहे। उनकी पढ़ाई यहाँ इलाहाबाद में हुई, फिर क्वींस कॉलेज वाराणसी से उन्होंने टॉप किया था।
उस वक्त उनका सिलेक्शन हुआ था सेंट जोसेफ के एज ए प्रिंसिपल, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अक्सर हम लोगों से बातों में बताते थे कि हमने कहा कि नहीं, हम जाएंगे अपने कौम की उसके लिए, बहबूदी के लिए महंगाओं इंटर कॉलेज, महंगाओं को संभालेंगे। और जब वालिद साहब महंगाओं शुरुआत में ज्वाइन किए तो हमारे समझ से एक खपरेल नुमा वो था, फोटो है उस टाइम के हम लोगों के पास, वालिद साहब बताते थे। एक हॉल था जो खपरेल से बना हुआ था, कच्चा शायद रहा होगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने किस जद्दोजहद से कॉलेज को खड़ा करने की कोशिश किया। सैयद सरावा के अली अमीर साहब की उनकी बहुत मतलब वो याद उनको करते थे, हमेशा उनकी तारीफ करते थे, बताते थे कि उन्होंने बहुत वो किया कॉलेज के लिए हमारे। और मैनेजर भी थे अली अमीर साहब, और अली अमीर साहब उनके टीचर भी रहे क्वींस कॉलेज। तो उसके बाद एजुकेशन बताएं कि कंप्लीट कर रहे थे जब मैं बीएससी में था, तो उसी वक्त कुछ जंग आज़ादी की शुरुआत हो चुकी थी। और तब दादा हमारे सीआईडी में थे और वालिद साहब आज़ादी के उसमें शामिल हो गए, तो बख्शी बाजार में रहा करते थे उस वक्त। तो उन्होंने बताया कि हमारे पीछे सीआईडी लगी रहती थी, तो अक्सर वालिद साहब से, हमारे दादा से सीआईडी वाले अक्सर कहते थे कि अपने बेटे को हटा दो, गांव भेज दो। लेकिन उस वक्त जुनून हम लोगों के ऊपर ऐसा था कि नहीं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अंग्रेजों को यहाँ से वो करना है, तो हम उसी में लगे रहते थे। और सन 1941 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी बख्शी बाजार से, और उसके बाद वो 45 तक जेल में रहे, फतेहगढ़ जेल में और आगरा सेंट्रल जेल में, कई जगह उनको ट्रांसफर किया गया। फिर यहाँ साउथ मलाका हुआ करता था जेल, जो शायद अब मेडिकल हॉस्पिटल है, या वहाँ पे जेल हुआ करता था उस वक्त। तो बताते थे कि हम लोग वहाँ बंद रहते थे, बंद थे। तो ये लंबा सफर उनका रहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि उस वक्त ये जुनून था कि अंग्रेजी हुकूमत की, गवर्नमेंट की सर्विस नहीं करनी है हमको। तो उनके एक शागिर्द थे, उनका भी नाम शायद अफसार साहब था, तो उनको वो ट्यूशन दिया करते थे। तो उस वक्त आईएएस की, या उस वक्त जो भी आईसीएस कोई जॉब रही होगी, जो आज शायद आईएएस के नाम पे जानी वाली, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त फॉर्म हमको भी भराने की कोशिश किया लोगों ने, तो हमने नहीं भरा, अपने शागिर्द को भराया था। उनका सिलेक्शन हुआ था उस वक्त आईएएस में। तो वालिद साहब ने कहा कि हमको लोग बहुत मतलब मुबारकबाद देने के लिए आने लगे, क्योंकि नाम हमारा और हमारे शागिर्द का एक ही नाम था उस वक्त। तो क्या हमने लोगों से बताया कि नहीं भाई, मैं नहीं, मेरा शागिर्द हुआ है। तो इस तरह से उसके बाद फिर एलटी किया उन्होंने। एलटी करने के बाद महंगा इंटर कॉलेज, चूंकि अली अमीर साहब उनके वो थे, उस्ताद थे, तो उनके उस पे वो महंगा इंटर कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया था। तो फिर उसके बाद जो भी लंबी जद्दोजहद चली कॉलेज की, जो भी कर सके वो कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए, वहाँ के लिए, तो उन्होंने कोशिश किया। ये रहा। माशाअल्लाह। और वालिद साहब जब जेल में थे तो उन्होंने उस वक्त आज़ादी के जो वो चल रहा था दौरा, तो उसके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी थी जेल में रहते हुए। तो शायद ये काशिफ भाई की बड़ी बहन सूफिया बाजी, प्रिंसिपल हमीदिया डिग्री कॉलेज, तो वो आई थी एक बार वालिद साहब से मिलने, तो कई बुक्स ले गई थी, वहाँ वहाँ की लाइब्रेरी में रखी हुई है शायद। जी जी। जी वाहिद भाई, एज अ जॉइंट रजिस्ट्रार आपका जी। क्या रोल रहता है और आपको किन जिम्मेदारियों को अंजाम देना होता है? मैं इस वक्त हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल हूँ। प्रोटोकॉल का ये काम है कि मेन तो काम ये है कि मेहमान नवाजी करना। हमारे जजेस, हमारे जो वीआईपीज हैं, वो यूपी स्टेट में कहीं जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो उनका सारा अरेंजमेंट हम लोग यहाँ से उनका कंफर्म कराते हैं, हर तरह से अरेंजमेंट कराते हैं, उनकी सिक्योरिटी का, रास्ते का पूरा सिक्योरिटी उनकी, वहाँ जाके एकोमोडेशन का, लॉजिंग फूडिंग जो भी है वो। और अदर हाई कोर्ट्स के या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, चीफ जस्टिस वगैरह आते हैं यूपी स्टेट के अंदर, तो उनका सारा अरेंजमेंट इसी तरह की देखना है। बाकी यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूरी सिक्योरिटी, ऑनरेबल जजेस की पूरी सिक्योरिटी, उनके बंगलों की सिक्योरिटी, या ऑनरेबल जजेस से रिलेटेड कोई भी काम है, हाई कोर्ट की मेंटेनेंस, ये सब काफी कुछ हम लोगों की जिम्मेदारी रहती है। आप जिस ओहदे पर हैं उसका कोई जी एंट्री लेवल होगा जहां से आप कई प्रमोशन से होते हुए जी उस जी ओहदे जी। तक पहुंचे होंगे? आए थे एग्जाम, तब हुआ था, एक आरजीसी ग्रेड का निकलता था, रूटीन ग्रेड क्लर्क। यही सबसे मतलब
सिंगल वैकेंसी यही आउट होती थी हाई कोर्ट से। उसके जी। बाद होते होते अब तो आरओ और एआरओ पोस्ट हो गई हैं, तो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की अब वैकेंसीज जो निकलती हैं, तो रिव्यू ऑफिसर तो ग्रेड 2 में आता है, और ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर क्लास 3 का है। तो अब यही वैकेंसी आती है। बाकी प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं वो उसमें एपीएस, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से आ रही है। तो तो वैकेंसी जो शॉर्ट हैंड वगैरह जानते हैं बच्चे, उनके लिए। ओके, तो इसमें अगर कोई आना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मस्ट है, और ओके। उसके बाद मिनिमम CCC कंप्यूटर नॉलेज जो होनी चाहिए, बेसिक, उसका कोई ओके। सर्टिफिकेट इस टाइप का। और बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज हैं, तो जिसमें कंप्यूटर की डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मस्ट है सारे पोस्ट के लिए। ओके। हम चाइलियों में सरकारी नौकरियों की तरफ जाने का रुझान बहुत कम है, क्या आप इस बात जी से जी, इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो इसकी बिल्कुल वजह आपको क्या लगती है? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। हमारे समझ से कुछ तो हमारे यहाँ तालीम की कमी रही है। माशाल्लाह पहले से बेहतर बच्चे तालीम की तरफ वो हैं, और पेरेंट्स भी अब तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि पहले जमींदारी का दौर रहा। उस बीच हमारे समझ से कुछ जमींदारी के वो जो नशा था, उस वजह से बच्चों की पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो दी गई। कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी बच्चे निकले हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, और लेकिन इस दौर में बेहतर लोग मतलब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में तो आप भी उस चीज से वाकिफ हैं। अच्छा, कुछ हमारे चाइल्डों में ये रहा कि फॉरेन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में जाने का कुछ ज्यादा रिवाज रहा है। बाकी अगर किसी ने मेहनत की है, कोशिश की है, तो उसको ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब नहीं मिली है, मिली है मेहनत करने वालों को। और आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। अगर शुरू से बच्चे एक टारगेट लेके चलेंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुजू रहें तो बेहतर है। तो अगर टारगेट लेके चल रहे हैं और उस पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि अभी भी जॉब नहीं मिलेगी या नहीं मिल रही है। बिल्कुल। हाई कोर्ट में तो माशाल्लाह मुस्लिम्स की बहुत अच्छी तादाद है, दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखते हुए। कुछ हो, चाहे प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर का हो या ऑफिशियल जो है हमारे उस कैडर में हो, तो काफी माशाल्लाह काफी मुस्लिम बच्चे आ रहे हैं। ओके, वाहिद भाई आपका बचपन कैसा था? बचपन से जुड़ी कोई याद हो तो प्लीज शेयर करें। बचपन से जुड़ी याद क्या, गांव आप जान, हम लोग उस दौर में गांव में रहे हैं हमेशा। जो भी एजुकेशन हुई गांव में रह के, कभी सिटी में रह के हम लोगों ने नहीं पढ़ा। क्योंकि वालिद साहब हमारे पढ़ाई के मामले में बहुत ही अप टू डेट रखते थे, और बहुत ही सख्त थे इस मामले में कि पढ़ाई के टाइम और कोई काम नहीं होता था। हम लोगों को याद है कि दिन में दो, जैसे संडे अगर कोई पढ़ रहा है तो सुबह 8 बजे नाश्ता पानी करके बैठते थे पढ़ाने, तो तकरीबन 2 बज जाते थे। लेकिन हम लोग पढ़ने से थक जाते थे, लेकिन वालिद साहब कभी पढ़ाने से उफ नहीं किए। और जब उनको ये एहसास हो जाए कि बच्चे अब जो पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, कहीं दिमाग भटक रहा है इनका, तो हम लोग कहते थे अच्छा जाओ खाना पीना खा लो, थोड़ी देर के बाद फिर बैठना। ये कभी ना कि खाना पीना खा लो जाओ खेल के आओ थोड़ी देर। तो कहते थे कि ठीक है थोड़ी देर आराम कर लो खा पी के, फिर उसके बाद फिर पढ़ते हैं, बैठते हैं, पढ़ाते हैं हम आपको। और संडे को वही शाम को 3-4 बजे थोड़ा बहुत खेलने को मिल जाए। दिन डूबने से पहले घर के अंदर एंट्री हो जाना, मतलब पूरी तरह से वो था एक घर के अंदर एंट्री हो जाना, दिन बाहर नहीं डूबना चाहिए घर के। तो हम लोगों का ये रूटीन रहा है कि जब दिन ढलने को जो अगर 1-2 घंटे खेलने को मिल जाए, तो दरवाजे काफी जगह जगह है घर के सामने, तो उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते रहते जो बच्चे रहते थे। बाकी शाम ढलने के बाद आ जाए घर के अंदर, और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू हो जाए। 8, 8:30, 9 तक जो भी पढ़ाई हो, उसके बाद खाने की इजाजत मिल जाती थी, और खाने के बाद फिर रूटीन वे में सो जाए। 5 बजे सुबह जगा दिए जाते थे। ओके। उस वक्त आपको लाइट वाइट रहती नहीं थी, तो वही लालटेन जो परगना चाइल्ड की जो होती है उसी से सारी तालीम तकरीबन हुई है। तो बाद में तो ये था कि लाइट आ गई थी गांव में भी, ग्रेजुएशन के आसपास हम लोग रहे होंगे, तो आ गई थी। जी,
आपको हुसैनपुर या हुसैनपुर वालों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हमारे गांव में एक खासियत रही है कि आपस, देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं थोड़ा बहुत तो खटपट होती है। वो बिल्कुल। घर के अंदर भी हो सकती है, पड़ोस में भी हो सकती है, रिश्तेदारों में भी हो सकती है। लेकिन एक तारीफ रही कि कभी यहाँ कोई बोग्ज रख के नहीं रहा, बातचीत भी नहीं होती थी। तो कभी किसी का एक कांटा भी लग जाए तो पूरा गांव के लड़के इकट्ठे हो जाते, पूरे गांव के। कभी किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाए, अल्लाह ना करे, बहुत दूर रखे सबकी, अगर कभी कुछ हो गया तो फौरन किसी से बातचीत हो रही, घरेलू बातचीत है कि नहीं है, उस घर से ताल्लुकात है कि नहीं है, ये कोई नहीं देखता। फौरन सब इकट्ठे हो जाएंगे और उस घर वाले को किनारे कर देंगे कि आप घर देखिए, हम लोग सारा अरेंजमेंट इसका कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र, इस मामले में मोहब्बत अभी बरकरार है, काफी बेहतर है। और जगह को देखते हुए, और अल्लाह करे हर जगह ऐसा हो। तो खसूसियत बिल्कुल। में हमारे, हाँ, बाकी अब बच्चे पढ़ने लगे हैं माशाल्लाह, काफी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोशिश भी ये रहती है कि जो भी हम लोगों से मदद हो सके जिस तरह से भी, तो कोशिश रहती है कि बच्चे बेहतर निकले। आपका म्यूजिक से कोई लगाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी ऐसा होता था कि रात वक्त में जैसे सो रहे हैं, सोने के टाइम है, तन्हाई का टाइम है, नहीं नींद आ रही, तो पुराने गानों की म्यूजिक कभी कभी सुन लिया जाता, पुराने टाइम के। नए जी। गानों से कोई दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल। जी, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में कभी कोई एतराज नहीं रहा, कुछ भी मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह ने दिया है उससे किसी चीज से ये नहीं है कि कोई चीज नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, सब चीज खाते हैं। वो चाहे वेज हो नॉन वेज हो, हर चीज खाते रहे। अब तो एज के साथ थोड़ा से नॉन वेज में थोड़ा एहतियात भी चलने लगा है। तो बाकी खाने से कोई किसी चीज से वो नहीं रहा, हर चीज अल्लाह का शुक्र है कि खाते रहे। ओके, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कोई ऐसी चीज है? देखिए, वेज में तो हमको सबसे ज्यादा लौकी की सब्जी। ओके। हालांकि हालांकि लोग मरीजों को देते होंगे या मरीज लोगों के लिए एडवाइस की जाती होगी, लेकिन हमको बहुत ज्यादा पसंद है लौकी की सब्जी। बाकी सब्जी कोई भी हो हम खाते हैं। और मीट उट में तो मटन, बकरे का, और चिकन उतना पसंद नहीं है, खा लेते आपने हैं। अरहर की दाल का नाम नहीं लिया। अरहर की दाल तो परगना चावल की निशानी है जनाब, वो कहाँ छूट सकती है। अरहर की दाल तो जरूरी है। दाल में कोई भी हो, हमको कोई वो नहीं है। खाली ये कह सकते हैं, मसूर की दाल थोड़ा सा पसंद कम है, खाते हैं, ऐसा नहीं, पसंद कम है थोड़ा, उतना टेस्ट नहीं मिलता, जो भी वजह हो। वाहिद भाई, आप परगना चाइल्ड कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या पैगाम जी, देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो, एक तो आपस में इत्तेहाद बनाने की कोशिश करें। जो भी थोड़े मनमुटाव किसी बात को लेके आपस में हो, उसको दूर कर लें। अपने अपने इख्तलाफात से ये होगा कि हम आप कमजोर होते जाएंगे। तो उसको, और दूसरी बात, अपनी नई जनरेशन जो है इसको संभालने की कोशिश करें। तालीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें वालिदैन। और अपने छोटे भाइयों से या बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि वो तालीम को अफजल रखें। अमीरी गरीबी ये सब तो लगा रहेगा, कोई कमी रह जाती है, जरूरी नहीं कि हर उंगली बराबर हो। लेकिन जैसे भी हो, जब पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो दें और एक टारगेट बना के चले। पहले ये होता था कि विदाउट टारगेट एजुकेशन होती थी, कुछ पुराने उसमें ग्रेजुएशन तक एम कम बना पाते थे लोग। ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते थे कि अब हमको किस एग्जाम में बैठना है, कहाँ जॉब करना है, किस तरह से कंपटीशन वो करना है। ग्रेजुएशन तक ऐसे ही चलता रहता कि हाँ पहले ग्रेजुएशन कर लें फिर सोचते हैं। लेकिन अब जो दौर आ गया उसमें हम, मेरे समझ से 10+2 जो 10th के बाद बच्चों को एक टारगेट, अब माशाल्लाह नई जनरेशन को हम देख रहे हैं कि कहीं ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे निकल रहे हैं और बहुत ही तेज तर्रार दिमाग के बच्चे हैं, नई जनरेशन जो है। और हम आप उतनी तेजी से नहीं कवर कर पा रहे हैं, जो भी आजकल जो डिजिटल वो चल रहा है। लेकिन आज के छोटे बच्चे भी हमसे ज्यादा तेज हैं इस मामले में। और हमने देखा है कि 10th के बाद ही बच्चे एम बना लेते हैं कि हमको किस लाइन में जाना है, और कोशिश करें कि जो बच्चों को काउंसलिंग करते रहें, माँ बाप भी या जो भी बेहतर लोग हों उनसे वो कराएं कि उनको एक टारगेट अपना बना के चले, किस लाइन में उनको जाना है, उस हिसाब से एजुकेशन वो करें, उस हिसाब से तैयारी 10th के बाद ही धीरे धीरे शुरू कर दे।
ताकि वक्त आते आते वो काफी हद तक तैयार हो जाए। वाहिद साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ नाचीज को इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने दावत दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और कभी भी मेरे लायक कहीं भी जुडिशियल साइड में कोई मदद की या ऐसे भी सोशल साइड में भी, तो याद कीजिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शब बखैर, अल्लाह हाफिज।